दोस्तों आज बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के नेक्स्ट ट्रेजिक प्ले ओथेलो की समरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ ही साथ कोटेशंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी इट्स कॉन्टेस्ट। तो प्ले पब्लिश हुआ था 1623 में, जो कि आप जानते हैं फर्स्ट फोलियो था विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेस का, तभी ये पब्लिश किया गया था। और लिखा गया होगा बिटवीन 1603 से लेकर के 1604 के बीच में किसी टाइम पर, क्योंकि इसका जो पब्लिक मंचन हुआ था पहली बार वो नवंबर 1604 में ही हुआ था, व्हाइट हॉल पैलेस किंग जेम्स फर्स्ट के सामने। तो 1604 में जब पब्लिक मंचन हुआ है तो डेफिनेटली 1603 1604 के आसपास ही किसी टाइम पर लिखा गया होगा। डेफिनेट डेट्स नहीं होती हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस की, आप जानते होंगे, अभी तक इतना समझ गए होंगे पढ़ते हुए। तो आपको बस क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि कौन से इनिशियल, कौन से मिडिल, कौन से लेटर प्लेस हैं। इसके अलावा फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होने से पहले ये क्वार्टो एडिशन में 1622 में पब्लिश हुआ था थॉमस वाल्कली के द्वारा। और 1623 में ऑथोराइज्ड वर्जन, जो कि हम पढ़ रहे हैं आजकल, जो चल रहा है सिलेबस में हर जगह, ये पब्लिश हुआ था। सोर्स, थैंकफुली अभी जो आपने प्लेस पढ़े हैं उनके लगभग सभी प्लेस के 2 3 4 5 सोर्सेस तक होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसका एक ही सोर्स है, वही आपको ध्यान रखना है। वैसे भी हर प्ले का आपको प्राइमरी सोर्स ही याद रखना है। यहाँ पर भी आपको प्राइमरी सोर्स या नहीं कह सकते, मेन सोर्स एक ही है, वही याद रखना है, जो कि एक इटालियन स्टोरी है, मोरो डी वेनेजिया, द मोर ऑफ वेनिस इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। मोरो डी वेनेजिया जो कि इटालियन स्टोरी है, लिखी गई है किसके द्वारा? जोबनी बैटिस्टा जेराल्डी के द्वारा, जिसको सिंथायो भी कहते हैं। इनका नाम सिंथायो भी है, और ये एक्चुअली सीरीज है स्टोरीज की, हेक्का टोमेथी में, जिसमें से शामिल की गई है ये वाली स्टोरी, और वहीं से विलियम शेक्सपियर ने स्टोरी को बोरो किया है और उसको एक ब्रिलियंट ट्रेजिक प्ले में कन्वर्ट कर दिया, जो कि उनकी खासियत रही है। जनरली जो एक अपार्थीड सिस्टम चलता रहा है यूरोपियन कंट्रीज में ब्लैक एंड वाइट को लेकर के, आप जानते होंगे, अगर आपने नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी थोड़ी भी पढ़ी होगी, तो 29 साल जिंदगी के उन्होंने अपने जेल में गुजारे थे सिर्फ इस ब्लैक एंड वाइट के डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए, जो इनक्वालिटी थी उसको खत्म करने के लिए। ठीक वैसे ही देखिए कि ओथेलो एक ब्लैक है, एक्चुअली ये मूर है। मूर का मतलब यही होता है कि नीग्रो, निगर, है ना, जो हब्सी लोग ब्लैक होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये चलिए, जितने भी एक्टर्स थे ओथेलो का रोल प्ले करने वाले इस प्ले में, तो ज़्यादातर वाइट एक्टर्स ही होते थे, ज़्यादातर का सारे के सारे वाइट एक्टर्स होते थे। एंड दे यूज टू प्ले ओथेलोस रोल वाइल वियरिंग ब्लैक मास्क। सिर्फ कलर का रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैक मास्क पहना करते थे। ये परंपरा इतने दिन तक चलती रही, सोचिए कि जब ये 1603 1604 में लिखा गया होगा, तब से लेकर के 1825 तक ये परंपरा चलती रही कि ओथेलो का रोल प्ले किया जाएगा किसी वाइट एक्टर के द्वारा, उसके कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ब्लैक मास्क पहना करते थे। लेकिन 1825 में एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर हुए जो कि ब्लैक ही थे, और इन्होंने, इनका नाम था इरा एल्ड्रिज, इन्होंने पहली बार ओथेलो का रोल प्ले किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अ, मतलब कह सकते हैं कि इस परंपरा को तोड़ने में इन हाथ रहा है इरा एल्ड्रिज का। वो भी कितने साल बाद, 1825 में, मतलब कह सकते हैं कि 22 साल के बाद ये परंपरा तोड़ी गई। तो ये बहुत ज़्यादा भेदभाव टाइप भी चलता रहा है, और इस प्ले में हालांकि ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है, लेकिन हाँ, यागो इस बात को जरूर करता है कि वो ओथेलो से इसलिए नफरत करता है कि वो रेसिस्ट है, अपने आप में रेशियल प्रेजुडिसेस लिए हुए हैं। तो इस वजह से वो ट्रेजिडी को अंजाम देता है कहीं ना कहीं। दूसरा, वो उससे जेलसी भी करता है। प्ले की थीम्स की बात कर ली जाए तो बेट्रेयल, डिसेप्शन, जेंडर, डेस्डेमोना को ये अपना गुलाम टाइप समझने लगता है ओथेलो की, जो मैं करूंगा, जो मैं उसे ऑर्डर दूंगा वो मानेगी मानेगी चाहे कुछ भी हो। जेलसी, रेसिज्म एंड मैनिपुलेशन, ये सारी थीम्स हैं। कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ओथेलो, जो कि प्ले का मेन प्रोटेगनिस्ट और ट्रेजिक हीरो है ही है, और ही इज़ वेरी पॉपुलर, ब्रेव, रिस्पेक्टेड जनरल इन वेनेशियन आर्मी। एक आर्मी जनरल होता है वेनेशियन आर्मी में, और अपनी रेस और क्लास की वजह से वह थोड़ा आउटसाइडर समझा जाता है, लेकिन उसने इतने अच्छी बहादुरी के काम किए हुए हैं कि उसने अपनी बहुत ज़्यादा हाई रेपुटेशन गेन की हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसी हिसाब से ओथेलो का भी पूछा जा सकता है। तो इसका ट्रेजिक फ्लॉ है जेलसी। इसे बस जेलसी की वजह से ही सारी ट्रेजेडी इसकी लाइफ में होती है। अगर ये थोड़ा सा अपने आप को समझा लेता, जो कि नहीं समझाता है,
तो इसकी ट्रेजिक फ्लॉ में आती है जेलसी, हमर्शिया, जो कि एरिस्टोटल ने कभी इसका नाम दिया गया होगा ट्रेजिक फ्लॉ को। डेस्डेमोना ये इसकी वाइफ होती है और काफ़ी लविंग, जेंटल और डोसाइल है। और फाइनली ट्रेजिक इंसिडेंट्स, सर्कमस्टेंसेस जो बनती हैं उनकी शिकार बन जाती है बेचारी। पूरी तरह से इनोसेंट होती है लेकिन तभी तो ट्रेजिडी है जिस वजह से हम आज पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी एक ट्रेजिक फ्लॉ है। एक्चुअली ये साइलेंट रहती है, चुपचाप ये भरोसा करती है कि ओथेलो को पता नहीं क्या हुआ है, ठीक हो जाएगा नेचुरली या धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो उसकी साइलेंस ही ट्रेजिक फ्लॉ का काम करती है। कैसियो जो कि ओथेलो का लेफ्टिनेंट होता है, जो कि यंग, हैंडसम और वेल एजुकेटेड और काफ़ी सम्मान को काफ़ी मानने वाला व्यक्ति है। उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान में बहुत ज़्यादा भरोसा है और अननेसेसरली वो यागो के द्वारा विक्टिमाइज़ किया जाता है, उसे शामिल कर लिया जाता है, जबकि उसकी कहीं भी कोई गलती नहीं होती है और फाइनली मरते-मरते बचता है। अंततः वो जीवित रहता है लेकिन लगभग यागो ने उसका काम खत्म कर ही दिया होता। फॉर्च्यूनेटली ही एस्केप्स। यागो जो कि जितने भी प्ले मैंने विलियम शेक्सपियर के पढ़े हैं, उनमें मुझे यागो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। मेरा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से शेक्सपियर को हम इतना महान प्लेराइट बोलते हैं कि इतने एक तरफ फाल्स्टाफ को क्रिएट करते हैं, एक तरफ फेस्टे को क्रिएट करते हैं, मालवोलियो को क्रिएट करते हैं, एक तरफ वो हैमलेट, मैकबेथ और यागो जैसा कैरेक्टर वो क्रिएट करते हैं। तो क्या ज़बरदस्त उसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, जो साइकोलॉजिकल डेप्थ है, उसकी जो कनिंगनेस है, वो अलग ही लेवल की है। तो ये ओथेलो का एक सहायक होता है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, मैनिपुलेटिव है और कनिंग है। नंबर 1 का मतलब विलेन ये है और ही हेट्स कैसियो एंड मैनिपुलेट्स द सर्कमस्टेंसेस। सारे हालातों को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि प्ले की ट्रेजेडी के लिए यही ज़िम्मेदार है मेनली यागो। यागो इज़ रिस्पांसिबल फॉर ऑल द ट्रेजेडीज़ टेकिंग प्लेस इन द प्ले। नेक्स्ट एमिलिया जो कि इसकी वाइफ़ है यागो की, वो भी बोल्ड, लॉयल और थोड़ी-सी सिनिकल है ज़रूर, लेकिन कैरेक्टर वाइज अच्छी है। डेस्डेमोना की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है और वो अनजाने में ही अपने पति की, यागो की हेल्प कर देती है। उसको नहीं पता होता है कि उसने क्या किया और जब उसको पता चलता है तो वो उसके प्लॉट को रिवील कर देती है। प्लॉट रिवील करने में क्या होता है कि यागो उसको अंततः भागते-भागते मार देता है। रोडेरिगो ये नंबर 1 का कह सकते हैं कि यागो का मोहरा है और नंबर 1 का मूर्ख इंसान है। यागो इसको एहसास दिलाता रहता है कि ये डेस्डिमोना से तुम्हारी मैं शादी करवा दूँगा, तुम्हारा उससे अफ़ेयर चलवा दूँगा, क्योंकि ऐसे-वैसे तमाम बातें, और खूब इसको वो इस्तेमाल करता है, इसके खूब पैसे उड़ाता है और जब लगता है कि ये बेकार हो गया तो उसको वो यागो रोडेरिगो को मार देता है। बियांका जो कि कैसियो की मिस्ट्रेस होती है, वो थोड़ी-सी जेलस है, इमोशनल भी है और उसको भी उस षड्यंत्र में शामिल कर लिया जाता है, जो षड्यंत्र डेस्डिमोना के मर्डर के लिए रचा जाता है। ब्रावेंशियो या डेस्टिमोना का पिता है, रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और जब पता चलता है उसकी बेटी एक नीग्रो या मूर के साथ भाग गई है, तो ये ऑफ स्टेज मर जाता है। उसको गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहीं न कहीं ये एक ट्रेजिक सर्कमस्टेंस का ये भी शिकार बनता है और अपनी बेटी की खातिर अपनी जान गँवा देता है। तो ये थे कैरेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं समरी की। तो एक्ट फर्स्ट शुरू कहाँ से होता है? जब रोड्रिगो और यागो दोनों बात कर रहे होते हैं डेस्डिमोना के बारे में। रोड्रिगो डेस्डिमोना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन यागो उसको बोलता है कि मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा और डेस्डिमोना रोड्रिगो से बिल्कुल भी कुछ नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। वो एक्चुअली प्यार करती है ओथेलो से और उसी रात, जिस रात ये लोग दिन में बात कर रहे होते हैं, उसी रात वो ओथेलो के साथ भाग भी जाती है। अब रोड्रिगो चाहता है कि यागो उसकी मदद कर दे इसको प्राप्त करने में, डेस्डेमोना को। तो यागो उसकी मदद करने के नाम पे काफ़ी उससे पैसे ऐंठने लगता है, उसको चिढ़ाता रहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है। जैसे ही डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भागती है, तो यागो रोडेरिगो से बोलता है कि जाकर के इसके पिता को बता दो कि तुम्हारी बेटी भाग गई है और वो उसको उकसा देता है कि जाओ, और जैसे ही उकसा देता है, तुरंत अपने आप उस सीन से भाग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ओथेलो को पता चले कि मेरा सहायक ही मेरे खिलाफ उसके मेरी पत्नी के पिता को भड़का रहा है। और इस तरह से यागो बहुत ज़्यादा जेलसी करता है ओथेलो से। क्यों जेलसी करता है? क्योंकि एक प्रमोशन हुआ है, उस प्रमोशन में ओथेलो ने कैसियो को प्रमोट कर दिया है और यागो को इग्नोर कर दिया है। इस वजह से वो उससे जेलसी करता है। इसके अलावा वो उसकी रेस से भी नफ़रत करता है कि ये ब्लैक है और ये एक रेसिज़्म की थीम भी शामिल है। तो उसकी ब्लैक रेस की वजह से भी नफ़रत करता है ये ओथेलो से, यागो। अब अगला जो सीन है वहाँ पर यागो बोल देता था एक्चुअली इससे, रोड्रिगो से,
कि डेस्डेमोना और ओथेलो दोनों एक सैजिटरी एक इन है, चलिए इनका नाम है, कि वहाँ छिपे हुए हैं, तुम उसके डेस्डेमोना के पिता को लेकर के वहीं पहुँचना। और इससे पहले कि रोडेरिगो ब्रावेंशियो को लेकर के पहुँचे, ये खुद ही वहाँ पहुँच जाता है उससे पहले और जाकर के ओथेलो को बता देता है कि जो रोडेरिगो है, वो तुम्हारे खिलाफ उसके तुम्हारे ससुर जी को भड़काने गया है और देखना वो दोनों यहीं आ रहे होंगे, तुम बहुत ध्यान से रहना। और रोड्रिगो ने गाली भी दी है तुम्हें, तुम्हारे खिलाफ इन्फॉर्मेशन देने गया है तुम्हारे ससुर जी को, तुम थोड़ी सावधानी रखना। तभी ब्रेवेंशियो और रोड्रिगो आ जाते हैं और वहां पर आकर के तमाम भला बुरा कहने लगते हैं, क्योंकि किसी के पिता की बेटी भागी हुई होगी, ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली उसको बुरा ही लगेगा। लेकिन ओथेलो बहुत ही शांतिमय ढंग से बोलता है कि देखो, जो तुम आरोप लगा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, दोनों का हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला मामला है। और वो शांत रहता है, लेकिन यागो ने एक तरह से अपना काम कर ही दिया। तभी कैसियो आ जाता है और वो आकर के ओथेलो को बताता है कि आपको ड्यूक ने बुलाया है, क्योंकि एक आक्रमण की बात हो रही है। तो तुरंत सारे के सारे लोग ड्यूक के पैलेस की तरफ चल देते हैं और ये ब्रावेंशियो भी चल देता है ये सोच करके कि मैं या ओथेलो की शिकायत करूंगा जाके ड्यूक से कि इसने मेरी बेटी को बरगला लिया है। अब क्योंकि जो एक टर्किश फ्लीट है वो साइप्रस एक द्वीप पर आक्रमण करने आ रहे होते हैं, और साइप्रस वेनिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, इस वजह से ओथेलो को वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और ड्यूक उसको आदेश दे देता है कि तुम जाओ भाई जल्दी वहाँ पहुँचो, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व का द्वीप है, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो। प्रोवेंशियो यहीं पर आकर के ड्यूक से बोलता है कि देखो, ओथेलो ने मेरी बेटी को बरगला दिया है, और जरूर उसने उसको कुछ मैजिक पोशन दिया है जिसकी वजह से मेरी बेटी मेरी नहीं सुन रही है। डेस्टिमोना ड्यूक कहता है ठीक है, अच्छा अपनी बेटी को बुलाओ। डेस्टिमोना बुलाई जाती है। जब वो बुलाई जाती है तो उस ड्यूक को बोल देती है कि ओथेलो ने मुझ पर कोई जादू नहीं किया है, मैंने तो बस उससे शादी इसलिए की क्योंकि आई लव हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम। मुझे उसका सम्मान और प्यार इसकी वजह से मैंने उससे शादी की हुई है, और मैंने इसके जादू में आकर के कोई शादी नहीं की, इसने मेरे ऊपर कोई मैजिक नहीं किया हुआ है। जब ब्रेवेंशियो को ड्यूक बता देता है कि देखो तुम्हारी बेटी तो ऐसा ऐसा कह रही है, तो ब्रेवेंशियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपना हार मान लेता है, और थोड़े दिन बाद उसकी डेथ भी हो जाती है फ्रस्ट्रेशन में, उसकी बेटी ने उसको धोखा दे दिया है। अब ओथेलो साइप्रस के लिए चल देता है और वो ड्यूक से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तो जा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे साथ यागो और मेरी बीबी डेस्डेमोना और बाकी जो भी मैं हेल्पर्स ले जाना चाहूँ उनको भी मेरे साथ भेज दो। तो ड्यूक कहता है ठीक है, ले जाओ। अब यागो रोडेरिगो से कहता है कि देखो, शादी तो हो ही गई है दोनों की, लेकिन दोनों की शादी बहुत जल्दी टूटने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच में उम्र और रेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रेस और उम्र का डिफरेंस है, इसलिए तुम मेरे साथ साइप्रस में चलो और वहीं पर तुम रहना, वहाँ पर मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा कि दोनों की शादी टूट जाए, डेस्डेमोना और ओथेलो की, और वो तुम्हें हासिल हो सके। ये फूल फिर से उसका भरोसा कर लेता है और वेश बदल करके चला जाता है यागो के साथ साइप्रस में, जहाँ ओथेलो गया हुआ है। अब जब सब लोग चले जाते हैं तब यागो एक सलीलकी कहता है, उसमें वो कहता है कि मुझे आई हेट ओथेलो ड्यू टू हिज रेस एंड द इनक्वालिटी इन प्रमोशन विच ही डिड अगेंस्ट मी। तो ये सारी बातें वो बोलता है, अपने सारे विलेनियस आइडियाज के बारे में बात करता है। इसके अलावा वो सोचता है कि डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी बदला लूंगा इससे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगला जो सीन है वो सी पोर्ट साइप्रस में है। साथ टर्किश फ्लीट जो कि आक्रमण करने आ रहा था साइप्रस पे, एक तूफान में नष्ट कर दिया जाता है। तूफान आ जाता है, सारा का सारा फ्लीट, सारे के सारे सैनिक मारे गए, तो कोई खतरा अब नहीं बचा है आक्रमण का। यहीं पर यागो, डेस्डेमोना, कैसियो, एमिलिया सब खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं जहाज पर, और उन्हीं जहाज जहाज पर बात करने के दौरान यागो अपने विचार व्यक्त करता है महिलाओं के बारे में। वो महिलाओं के बारे में बहुत गंदे विचार रखता है, उसको महिलाएं पसंद नहीं है, महिलाओं को वो फेथलेस, ट्रेचरस और सिनिकल ना जाने क्या क्या बोल देता है। जब ओथेलो आता है थोड़ी देर में, तो डेस्डेमोना उसको गले लगाती है और वो उसको किस करती है। यागो जब देखता है कि दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार है, तो उसको ये सिचुएशन इनटॉलरेबल लगती है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि इतने इनके बीच में इतना प्यार कैसे है, और ये मतलब उसे उनकी खुशी देखी नहीं जाती। और मन में वो डिसाइड करता है कि बहुत ही जल्दी मुझे इस खुशी, ये सारी इनकी खुशियां नष्ट करनी है, एट द अर्लीस्ट इनकी हैप्पीनेस मुझे नष्ट करनी है। अब वो रोडेरिगो को थोड़ा प्लान बताता है कि देखो, तुम्हें कैसियो से झगड़ा करना है। जब तुम झगड़ा कर लोगे तो अथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट के पद से हटा देगा, उसकी जगह पे मैं बन जाऊंगा, और जब मैं बन जाऊंगा तो मैं अपने स्तर से प्रभाव में ला करके उन दोनों की शादी तुड़वा दूंगा। यागो फिर से अपनी एक सल्की में एक्सप्रेस करता है कि क्योंकि उसे भी डेस्टिमोना से प्यार था, लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पाया, और अब वो कोशिश करेगा कि वो डेस्टिमोना को हासिल कर पाए।
इसके अलावा उसे ये भी शक है कि ओथेलो और उसकी खुद की बीवी एमिलिया के बीच में भी अफेयर है। एक्चुअली यागो खुद ही बहुत ज़्यादा विलेन, जेलस और कनिंग टाइप का व्यक्ति है। उसे खूब पता है कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के बहाने ढूँढ रहा है बुराइयाँ पैदा करने की और लड़ाई करने की और इन सबको बर्बाद करने की खुद ही खुद बहाने वो ढूँढ रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगला सीन जो है वो सेलिब्रेशन का है, क्योंकि एक तरफ इन दोनों की शादी हुई है डेस्डेमोना ओथेलो की, दूसरी तरफ टर्किश फ्लीस बर्बाद हो गया है और खतरा टल गया है, इस वजह से खूब ज़्यादा पार्टी की जाती है। अगले सीन में जो इसने प्लानिंग की थी रोड्रिगो से कैसियो से झगड़ा करवाने वाली, ये कैसियो से कहता है कि आओ साथ में बैठ के पीते हैं। वैसे तो कैसियो नहीं पीता है, लेकिन यागो बहुत अपने आप में चालाक है, वो उसको किसी तरह से मना लेता है कि आओ साथ में बैठ के पीते हैं। अब दूसरी तरफ उसने रोड्रिगो को पहले ही दारू पिला रखी काफ़ी ज़्यादा, और उसने उस गार्ड रूम में पहले ही रोड्रिगो को पहुँचा दिया है, जिस गार्ड रूम में ये कैसियो अपॉइंट किया गया है ओथेलो के द्वारा उस रात रखवाली करने के लिए। और जैसे ही कैसियो वहाँ पहुँचता है, दोनों ड्रिंक किए हुए हैं, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा शुरू हो जाता है तो अलार्म बेल बजाई जाती है, ओथेलो रात में नींद से उठ कर के आता है, और जब आता है रात में उठकर देखता है कि यागो उसको समझाता है कि देखो ऐसे-ऐसे क्या हुआ है। वो कोशिश तो मतलब जानबूझ के ये कहने कह रहा है कि कैसियो की गलती नहीं है, लेकिन इस तरह से बातें घुमाता है, इस तरह से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को कि ओथेलो को गुस्सा आ जाता है और वो कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा देता है, क्योंकि उसको कैसियो अपने हाथ में तलवार लिए हुए मिलता है, तलवार खींचे हुए। तो ओथेलो को लगता है कैसियो की ही गलती है, और इस तरह से यागो अपनी इस प्लानिंग में भी सक्सेसफुल हो जाता है। ओथेलो चला जाता है। अब यागो कैसियो के पास पहुँचता है, उससे कहता है कि देखो तुम्हारी गलती तो नहीं थी और इस तरह से तुम्हारे खिलाफ अन्याय हुआ है, ये बहुत चालाक है। और तुम ऐसा करो, अब तुम डेस्टिमोना से रिक्वेस्ट करो जाके कि अब जाकर के तुम्हारी सिफ़ारिश कर दे अपने पति से, ओथेलो को मना ले कि तुम्हें फिर से तुम्हारा पद वापस दिलवा दे, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं थी, दारू पीना कोई गलती नहीं होती और ओथेलो ने तुम्हें बेकार में निकाल दिया है। और दूसरी तरफ वो जाकर के ओथेलो को बताने की सोच रहा है कि जैसे ही डेस्डेमोना कैसियो की सिफारिश ओथेलो से करेगी, तो ये जाकर ओथेलो से बोल देगा कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में अफेयर है, जिसकी वजह से वो उसे दोबारा पद पे वापस बुलाने के लिए सिफारिश कर रही है। और वो इसलिए इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपनी लस्ट सेटिस्फाई करनी है। शी इज़ वेरी ट्रेचरस, शी इज़ कैरेक्टरलेस। तो ये प्लानिंग इयागो की है ओथेलो को बताने की। इयागो बहुत ही ज़्यादा चालाक और मैनिपुलेटिव है। अब थर्ड एक्ट में जो रात थी झगड़े वाली, उसके अगले दिन सुबह कैसियो जाकर के यागो से मिलता है और उससे कहता है कि देखो भाई, मैं तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता डेस्डेमोना के पास। तुम्हारी पत्नी इमिलिया उसकी मिस्ट्रेस मतलब वो अटेंडेंट है, तो उसे बुला दो, मेरी हेल्प कर दे, और जिससे कि मेरा मैसेज वो डेस्डेमोना के पास पहुंचा दे। यागो कहता है बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ना केवल अपनी पत्नी को तुम्हारे मैसेज डिलीवर करने के लिए भेज दूंगा, बल्कि मैं अब मेरे हाथ से जो भी बनेगा मैं भी पूरी हेल्प कर दूँगा तुम्हारी। तो इस तरह से वो कैसियो की फ्रेंडशिप भी जीत लेता है। कैसियो उसको क्या बोलता है, ऑनेस्ट यागो। दिस इज़ द मोस्ट आयरॉनिकल सिचुएशन। यागो ही सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रूअल और मोस्ट कह सकते हैं विलेनियस पर्सन है, लेकिन कैसियो उसको बोलता है ऑनेस्ट यागो। अब एमिलिया आ जाती है और कैसियो उससे पूछता है, तो वो बताती है कि डेस्डिमोना तो पहले से ही तुम्हारे बारे में ओथेलो से बोल चुकी है स्ट्रांगली कि कैसियो की गलती नहीं है, और ओथेलो तुम्हें रिस्टोर कर देगा, क्योंकि ओथेलो का जो गुस्सा है वो टेम्पररी है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पोस्ट तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेकिन कैसियो को भरोसा नहीं होता है। वो एमिलिया से रिक्वेस्ट करता है कि देखो भाई, मेरी गलती थी थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा करो कि मेरी मुलाकात करवा दो, जिससे कि मैं उससे इन पर्सन में मिल करके रिक्वेस्ट खुद ही कर लूंगा कि मैडम प्लीज मेरा जो है पक्ष रख दीजिए अपने पति के सामने। अब एमिलिया ऐसा करा देती है, मीटिंग की व्यवस्था करा देती है। उसको नहीं पता होता है कि वो अननोविंगली अपने हस्बैंड के विलेनियस प्लॉट में, डेविलिश प्लॉट में उसकी हेल्प कर रही है। उसको नहीं पता होता है, वो तो मासूम है इस मामले में। अब जो अगला सीन है, ये प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। कैसियो और डेस्डिमोना की मीटिंग फिक्स हो जाती है। वो वहाँ जाकर के उससे बोलता है कि मैडम प्लीज़ मेरा पक्ष रख दीजिए अपने पति से, और मुझे वो माफ़ कर दें और मेरा ऐसे-ऐसे पद वापस मिल जाए। तभी यागो ओथेलो को लेकर के जानबूझ के वहाँ पहुँच जाता है। उसको पता होता है कि मीटिंग होने वाली है। जैसे ही ये ओथेलो वहाँ पहुँचता है, कैसियो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है कि कहीं, एक तो उसे डर लग रहा है अपने जनरल का, दूसरा उसे थोड़ी शर्म भी आती है कि मैंने ऐसी गलती की थी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अब जैसे ही कैसियो चला जाता है, डेस्डेमोना फिर से ओथेलो से उसकी रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके पद आप वापस दे दीजिए, क्योंकि उसने गलती नहीं की थी, ड्रिंकिंग इज़ नॉट अ क्राइम।
अब जब वो इतना सब कुछ बार-बार बोलती है तो इससे ओथेलो को थोड़ा इरिटेशन होने लगता है कि ये इतना क्यों चक्कर में पड़ी है, तो मेरी बीवी है, इसको इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी है, तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। अब यागो यहाँ पर जब प्लॉट बनाने के बाद पहला अटैक ओथेलो पर छोड़ता है और कहता है कि देखो, क्या तुमने देखा कि जब हम लोग आए तो कैसियो डेस्टिमोना से मिल रहा था और वो जानबूझ के यहाँ पे इसीलिए मिलने आया था, उसे पता था कि तुम अब्सेंट हो यहाँ से। और तब वो कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? साफ-साफ कहो। तब यागो कहता है कि डेस्डेमोना का अफेयर है कैसियो से और वो तुम्हें ककोल्ड बना रही है। ककोल्ड का मतलब एक ऐसा पति जिसकी पत्नी का किसी और से अफेयर हो, किसी और से सेक्सुअल रिलेशन हो, तो ककोल्ड शब्द उस पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कहता है यागो कि वो तुम्हें ककोल्ड बना रही है और ये बहुत ही मतलब गलत बात है और इस तरह से वो तुम्हें बिट्रे कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पिता को बिट्रे कर चुकी है, धोखा देना उसकी फितरत है। जो वेनेशियन महिलाएँ हैं वो डेफ़िनेटली ऐसी ही होती हैं, उनके अंदर कैरेक्टर नहीं है, फ़ेथफुलनेस नहीं है। तमाम बातें वो महिलाओं के बारे में बोलता है डेस्टिमोना को शामिल करते हुए और ओथेलो के मन में थोड़ा-सा शक पैदा कर ही देता है, जेलसी पैदा कर ही देता है यहाँ पर। अब वो बोलता है ये तो उसका स्वभाव ही है। अब ओथेलो सस्पेक्ट करने लगता है थोड़ा-सा और उसे थोड़ा-सा सिर दर्द होने लगता है, तभी डेस्टिमोना आ जाती है। जब वो कहता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो डेस्टिमोना उसको एक रूमाल दे देती है। एक्चुअली ये रूमाल ओथेलो के द्वारा ही दिया गया होता है डेस्टिमोना को कभी पहले गिफ्ट में। वही रूमाल वो ओथेलो को वापस दे देती है कि लीजिए इसको अपने सिर पे बाँध लीजिए, कम से कम थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। लेकिन रूमाल इतना छोटा है कि वो सिर पे नहीं बंध पाता है, तो दर्द वास्तव में हो रहा है तो कहीं न कहीं वो अननोविंगली वो रूमाल ज़मीन पे गिर जाता है और जैसे ही रूमाल गिर जाता है उसको उठा लेता है उठाया जाता है एमिलिया के द्वारा। एमिलिया कौन है? यागो की वाइफ़ और वो ले जाकर के रूमाल यागो को दे देती है क्योंकि यागो बहुत दिन से उससे कह रहा था एमिलिया से कि वो जो रूमाल है वो मुझे चाहिए। तुम किसी भी तरह से डेस्डिमोना का जो रूमाल ओथेलो के द्वारा दिया गया है मेरे पास ले आओ। अब वो यागो क्या करता है उस रूमाल को ले जाकर के कैसियो के रूम में रख देता है। कहाँ? कैसियो के रूम में और उसके बाद आकर के जब अकेला मिलता है तो ओथेलो को पॉइज़न करने लगता है। फिर से वही बातें करने लगता है कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, ये तमाम बातें। तो ओथेलो गुस्सा बहुत करता है और कहता है अच्छा तुम इतना सब कुछ कह रहे हो तो मुझे प्रूफ़ दो उसका, अगर वो ऐसी है क्योंकि प्यार बहुत करता है डेस्टिमोना से ये। तो कहता है मुझे प्रूफ़ दो, क्या प्रूफ़ है तुम्हें? तो यागो बताता है कि एक बार मैं कैसियो के साथ लेटा हुआ था, रात में कैसियो को सपना आ गया और वो मुझसे डेस्टिमोना बोल रहा था, उसने मुझे हग किया, किस किया और कह रहा था सपने में कि अपने अफेयर को सीक्रेट रखना है, ये सब बातें। दूसरा ये भी बोलता है कि जो तुम्हारा रूमाल था, जो तुमने उसको दिया था एज़ सिंबल ऑफ योर मदर्स लव क्योंकि ये रूमाल ओथेलो को उसकी माँ ने दिया है, जिस पे कोई बहुत ही मैजिकल डिज़ाइन बनी हुई है और वो रूमाल डेस्टिमोना ने कैसियो को दे दिया है। ओथेलो को जब ये पता चलता है तो एकदम वो गुस्से में ब्लाइंड हो जाता है, जेलसी में ब्लाइंड हो जाता है, तुरंत कहता है कि अगर ऐसा है तो अब मुझे दोनों को ही मार देना है, ना केवल डेस्डिमोना बल्कि कैसियो को भी, दोनों ट्रेचरस लवर्स को आई विल किल देम। अब वो यागो से कहता है कि ठीक है तुम कैसियो को मार देना और मैं डेस्टिमोना को देखता हूँ। अगले सीन में ओथेलो डेस्टिमोना से जाकर के पूछता है कि वो रूमाल कहाँ है? तो डेस्टिमोना कहती है कि अरे! मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तो कहीं खो दिया है। अब मैं कोशिश करूँगी ढूँढने की, जैसे मुझे मिलेगा मैं तुम्हें दे दूँगी। बहुत ही आसानी से जवाब देती है वो। लेकिन ओथेलो उसको रिब्यूक करने लगता है कि तुम कितनी केयरलेस और फेथलेस हो, तुमने मुझे मेरा दिया हुआ रूमाल, मेरी माँ का दिया हुआ मुझे और मैंने तुम्हें दिया एज़ अ सिंबल ऑफ ऑनर ऑफ माय फैमिली एंड ये तमाम बातें और तुम बहुत ज़्यादा फेथलेस हो और बहुत ही गुस्से में वो चला जाता है। डेस्टिमोना बेचारी खड़ी रह जाती है, शी इज़ स्टन्ड एंड शॉक्ड उसको लगता है ऐसा क्या हो गया है? ऐसी क्या गलती रूमाल में मैंने कर दी? वो नहीं समझ पाती लेकिन चुप रहती है। अब यागो और कैसियो आ जाते हैं और यागो फिर से कहता है कैसियो से कि जाओ भाई रिक्वेस्ट करो डेस्डिमोना से क्योंकि यही एकमात्र तरीका है तुम्हारा पद तुम्हें वापस मिल सकता है। तो यागो कहता है कि जब डेस्डिमोना से रिक्वेस्ट करती है तो ओथेलो गुस्सा हो जाता है। तो कहता है कोई बात नहीं, जो मामले चल रहे हैं स्टेट अफेयर्स उसकी वजह से वो गुस्सा होगा, लेकिन तुम अपनी रिक्वेस्ट जारी रखो। अब कैसियो वो जो रूमाल उसको मिल चुका है रूम में वो नहीं जानता किसका है, वो उस रूमाल को दे देता है अपनी मिस्ट्रेस बियांका को और वो बोल देता है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो कॉपी करना किसी दूसरे रूमाल पे, यूँ ही दे देता है आउट ऑफ टोकन। तो उसे नहीं पता ये रूमाल एक्चुअली किससे बिलॉन्ग करता है। अब यागो फिर से ओथेलो को कान में ज़हर घोलने लगता है और कहता है कि अ, डेस्डेमोना ने तुम्हारा जो रूमाल था इट वाज़ द टोकन ऑफ योर ऑनर एंड लव वो कैसियो को दे दिया तो ये बहुत ही मतलब तुमने उसने तुम्हारे सम्मान को ठुकरा दिया है। और इस तरह से कहता है फिर वो कहता है कि
कैसियो ना केवल अफेयर कर रहा है तुम्हारी पत्नी के साथ, बल्कि वो उसकी मजाक बनाता है, उसे गाली भी देता है डेस्टिमोना को। तो जब वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो यागो कहता है अच्छा आपको सुनना है तो आप पर्दे के पीछे छिप जाइए और मैं उससे बात करता हूँ। उधर से क्या है कि ये कैसियो वापस आ रहा होता है बियांका के पास से, और ओथेलो को पर्दे के पीछे छिपाने के बाद यागो जानबूझ करके कैसियो से बियांका के बारे में बात करने लगता है, लेकिन नाम नहीं लेता उसका, सिर्फ यूं ही इशारों में या इनडायरेक्टली बात करता है। तो कैसियो को लगता है कि बियांका के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो बियांका की मजाक बनाता है, उसको थोड़ा गंदा संदा बोलता है। और इस बात को ओथेलो जब सुनता है, उसको वो नहीं समझ पाता ये बियांका की बात हो रही है, उसको लगता है ये डेस्डिमोना की बात हो रही है, और ज्यादा उसको गुस्सा हो जाता है, आ जाता है। वो सोचता है कि डेफिनेटली मैं बदला लेके ही मानूंगा, वो इतनी ज्यादा मतलब कैरेक्टर लेस हो चुकी है। यागो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हेल्प करूंगा आपकी, आप बताओ क्या करना है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम या कैसियो को मारना, बाकी मैं देखता हूँ। तभी कैसियो के प्रमोशन की खबर आती है कि यहाँ का साइप्रस का गवर्नर बनाया जाता है कैसियो। और डेस्डिमोना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम लेफ्टिनेंट का पद छीना गया था, अब वो गवर्नर बन गया है। ओथेलो जब उसकी खुशी देखता है तो इसको एज ए प्रूफ लेता है कि जो कुछ भी यागो ने बोला था कैसियो और इसके अफेयर के बारे में वो सच है, क्योंकि डेस्डिमोना इतना खुश क्यों हो रही है। वो तो खुश हो रही है जस्ट आउट ऑफ हर गुडनेस, लेकिन ओथेलो को और जेलसी महसूस होती है। अब वो एमिलिया से जाकर के पूछता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। एकदम से वो मानता नहीं है, लेकिन जो भी मन में उसके अंतर द्वंद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से एमिलिया से जाके पूछता है कि बताओ क्या लगता है तुम्हें डेस्डिमोना के कैरेक्टर के बारे में। तो एमिलिया तो पहले से ही अच्छी है, वो कहती नहीं नहीं आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो उसको डिफेंड करती है तो ओथेलो कहता है कि नहीं, यू आर ब्रोथल कीपर, तुम एक वेश्यालय की मालकिन हो, और डेस्डिमोना इज अ प्रोस्टिट्यूट, उसको सीधे बेश्या बोल देता है। डेस्टिमोना समझ नहीं पा रही है कि क्या कहे, शी इज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड इन डिसबिलीव, उसे समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। अब वो दौड़ करके पहुंचती है यागो के पास कि भाई मुझे मेरी कुछ हेल्प कर दो। उसे नहीं पता यही मेन जो दर्द देने वाला है यही है, दर्द देने वाले से ही वो दर्द की दवा मांगने पहुंच गए, उसको नहीं पता। अब वो उसको कंसोल करता है, अरे कोई बात नहीं मैडम, धीरे धीरे भरोसा रखिए सब सही हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो रोडेरिगो आकर के यागो को धमकी देने लगता है, देखो अब तो बहुत दिन हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, शादी नहीं टूट रही है डेस्डेमोना ओथेलो की, तुमने मेरा बहुत पैसा इस्तेमाल किया है, और अब मैं जाकर के तुम्हारा जो प्लॉट है उसको एक्सपोज कर दूंगा। तो अब यागो उससे कहता है कि देखो, अगर अब क्योंकि ओथेलो को वापस बुलाया जा रहा है वेनिस में, और वेनिस में पहुंच गया तो हमारा प्लान सफल नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करना है कैसियो को मार दो। कैसियो को जब मार दोगे तो ये यहीं का गवर्नर बन के रह जाएगा, और हमें और मौका मिल जाएगा अपनी प्लानिंग को सफल करने के लिए। और रोडेरिगो उसकी बातों में फिर से आ जाता है। अब एमिलिया और डेस्टिमोना की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। डेस्टिमोना एमिलिया से पूछती है कि जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं ऐसे कि मैं ट्रेचरस हूँ एंड आई एम कोल्डिंग माय हस्बैंड, क्या ऐसे क्राइम दुनिया में औरतें करती हैं, क्योंकि डेस्टिमोना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और प्यारी होती है। तो एमिलिया कहती है कि हाँ होती तो है, लेकिन आपके साथ ऐसा केस नहीं है, और वो ऐसी बातें बताती है। अब डेस्टिमोना को लग गया है कि उसकी मौत आ ही रही है, धीरे धीरे उसको ये तमाम पूर्वाभास, प्रिमोनिशंस, पूर्वाभास होने लगते हैं कि डेफिनेटली हर डेथ इज ऑन द वे, जो कि आ ही रही है धीरे धीरे। अब इस सीन में रोडेरिगो कैसियो को मारने की तैयारी कर ही चुका है, जो कि यागो ने उसको बोला था। तो कैसियो वापस आ रहा होता है बियांका के पास से, और यागो भी साथ में पहुंच जाता है कि अगर तुम्हारे बार से कैसियो बच जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो रोडेरिगो कैसियो को छुरा मारता है, लेकिन कैसियो मर नहीं पाता। यागो आ जाता है, यागो कैसियो को छुरा मारता है, और यागो को लगता है कैसियो मर गया, लेकिन वो सिर्फ बेहोश होता है। और तभी यागो मौका लगते ही रोडेरिगो को भी मार देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो रोडेरिगो उसका पूरा प्लान चौपट कर देगा, जिससे कि भविष्य में एक्सपोजर वो ना कर पाए उसका। इस वजह से वो उसको मार देता है, और तुरंत चुपचाप उस सीन से भाग जाता है बिना किसी के देखे हुए। और जब हल्ला मचाया जाता है तो एक लालटेन लेकर के फिर से आ जाता है उस सीन पे, जैसे कि अभी भी नींद से उठ के आ रहा हो। यागो फर्स्ट रेट विलन। जब ओथेलो को ये शोर सब सुनाई देता है वो समझ जाता है, उसको लगता है कि यागो ने कैसियो को मार ही दिया है, तो मुझे अब डेस्टिमोना को मार देने में देर नहीं करनी चाहिए। अब वो डेस्टिमोना के बेडरूम में आता है, तमाम उसके मन में विरोधाभास चल रहे होते हैं, उसकी इनोसेंस को लेकर के, उसकी ट्रेजरी को लेकर के तमाम बातें उसके मन में चल रही हैं कि पता नहीं वो धोखेबाज है कि मासूम है, पता नहीं तमाम बातें वो चल रही हैं। और दूसरी तरफ वो या डेस्टिमोना को सोते हुए देखता है, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल।
वो सोचता है इसका बाहर का कैरेक्टर इतना ज़्यादा, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा घिनौनी है, जैसा कि मुझे यागो ने बताया, ये सब बातें वो सोच रहा है। वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन करे तो करे क्या? वो उसको किस करता है तो वो जाग जाती है। तो या ओथेलो उससे कहता है कि अपनी प्रेयर्स कर लो, क्योंकि आई एम गोइंग टू किल यू। और उसको चार्ज लगाता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने या कैसियो से अफेयर किया, ऐसा तमाम बातें वो बोलता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। और तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि तुमने मेरा रूमाल उसको दे दिया था और ऐसी गलती तुमने की। और तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा है तो कैसियो को बुलाओ, अभी सारी सच्चाई वापस आ जाएगी। लेकिन ओथेलो कहता है कि नहीं नहीं, कैसियो तो पहले ही मारा जा चुका है और अब तुम्हारी बारी है। तो बेचारी वो कुछ नहीं कह पाती और बहुत ही साइलेंटली शी इज रेडी टू डाई, और ओथेलो उसका गला घोट देता है। तभी अचानक से एमिलिया आ जाती है, वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा के अंदर आती है, अंदर आके देखती है कि उसकी जो मालकिन है वो बेड पे पड़ी हुई है और अभी पूरी तरह से मरी नहीं है, शी इज डाइंग स्लोली। ओथेलो डेस्टिमोना मरते-मरते कह रही है कि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ अपनी मौत के लिए। और तभी ओथेलो कहता है नहीं, नहीं ये ज़िम्मेदार नहीं है, मैंने इसको मारा है क्योंकि इसने मेरे साथ बेवफ़ाई की हुई है। तो एमिलिया उससे पूछती है ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपको मिल गया? तो बोलता है कि मेरा रूमाल जो मैंने इसको दिया था, इसने वो रूमाल कैसियो को दे दिया और यही सबूत है, तमाम बातें। तो एमिलिया समझ जाती है पूरी बात, वो चिल्लाती है मर्डर, मर्डर, मर्डर। तभी तमाम जो वेनेशियन मैसेंजर्स आए हुए थे कैसियो के प्रमोशन की न्यूज़ लेकर के, वो लोग भी आ जाते हैं, साथ ही साथ यागो भी दौड़ करके बेडरूम में आ जाता है। उसको नहीं पता ना कि एमिलिया आई हुई है और वो सब बता देगी। तो सभी के सामने एमिलिया बोल देती है कि देखो ये रूमाल डेस्डिमोना ने कैसियो को नहीं दिया था, ये रूमाल तो मैंने उठा करके यागो को दिया था, यागो ने उसको दिया। और इस तरह से पूरी बातें सब समझ में आ जाती हैं कि पूरी कहानी कैसे बनाई गई है। ओथेलो को बहुत गुस्सा आता है, वो यागो को मार देना चाहता है, लेकिन वो वेनेशियन मैसेंजर उसको रोक लेते हैं। और तभी यागो क्या करता है, भागते-भागते वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एमिलिया को भागते-भागते छुरा मार देता है। छुरा मारने के बाद वो निकल जाता है, भाग जाता है वहाँ से, बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है। पहले तो वो मुँह नहीं खोलता है क्या-क्या हुआ है, लेकिन उसको जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो वो बताएगा कि कैसे-कैसे उसने सारी प्लानिंग की है। एमिलिया वहीं पर डेस्डिमोना के साथ बगल में गिर कर के मर जाती है और डेस्डिमोना भी मर जाती है। ओथेलो को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतनी बेवकूफ़ी भरी ये क्रियाकलाप क्यों किया, उसको नहीं करना चाहिए था, भरोसा करना चाहिए था, यागो पे एकदम अंधा भरोसा। इन तमाम बातों को सोचते हुए वो भी अपने आप को अपनी तलवार पे गिरा लेता है एंड ही किल्स हिमसेल्फ, ही कमिट्स सुसाइड। और इस तरह से इस प्ले का एंड हो जाता है। तो बात करते हैं इस प्ले के कोट्स की, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहला सीन फर्स्ट और सीन एक्ट फर्स्ट का डायलॉग है। आई एम नॉट व्हाट आई एम, ये यागो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ, बिल्कुल सही है। ये बात, ये डायलॉग काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट व्हाट आई एम, अक्सर आजकल दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। दूसरा ब्रेवेंशियो बोलता है जब ये ओथेलो को समझाता है कि देखो तुमने मेरी बेटी से शादी तो कर ही ली है, लेकिन देखो लुक टू हर मूड, वो कहता है देखो इफ दाउ हैस्ट आइज, अगर तुम्हारे आंखें हैं, उसने अभी अभी अपने पिता को धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा दे सकती है। तो शुरुआत में ही डेस्डिमोना के कैरेक्टर के बारे में उसके पिता ने ही ओथेलो को थोड़ा सा बोल दिया था कि ये भरोसेमंद नहीं है। हालांकि ये बात ब्रेवेंशियो ने गुस्से में बोली थी, फ्रस्ट्रेशन में बोली थी, लेकिन यहाँ पर डेस्डिमोना के लिए वो बाद में सच साबित हो गई। अब डेस्टिमोना कहती है आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी। ये बात है ड्यूक के सामने की, जब वो कहती है कि मेरी ड्यूटी मेरे पिता के प्रति भी है और मेरी ड्यूटी मेरे हस्बैंड के प्रति है, लेकिन अब मेरी ड्यूटी हस्बैंड के प्रति ज़्यादा है। ये डेस्टिमोना के द्वारा बोला गया डायलॉग है ड्यूक के सामने। अगला है ब्लेस्ड फिग्स एंड द वाइन शी ड्रिंक्स इज मेड ऑफ ग्रेप्स। ये यागो बोलता है डेस्टिमोना के कैरेक्टर के बारे में कि वो भले ही सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो औरों से अलग है, क्योंकि जैसे अपने यहाँ हिंदी में कहावत नहीं कहते हैं कि आदमी खाता तो अनाज ही, सारे लोग अनाज ही तो खाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ वाइन का उदाहरण दिया गया है कि वो भी जो वाइन पीती है वो भी ग्रेप्स की बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई अमृत पी रही हो, मतलब शी इज कॉमन लाइक अदर्स। वो भी बाकियों की तरह कॉमन ही है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं है। इस बात जेलसी में बोलता है वो। एंड व्हाट्स ही देन दैट सेज आई प्ले द विलन। यागो कहता है ऐसा कौन है जो मुझे विलन बोलता है? हाँ, कौन है भाई, सामने आओ। जबकि वो खूब जानता है कि यस ही इज विलन, लेकिन वो ये जानबूझ के अपना बचाव करने के लिए आयरनिकली बोलता है कि कौन है जो मुझे विलन बोलता है। अब ये यागो ओथेलो से बोलता है कि ओ बिवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, आप जेलसी से थोड़ा, ईर्ष्या से थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि ये हरी आंखों वाली मॉन्स्टर है। विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, ना केवल ये अपने शिकार को खाती है, साथ साथ उसका मजाक भी बनाती है।
एक तरफ ये जेलसी उसके मन में पनपा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि जेलसी से बच करके रहिएगा। ये बहुत ही चालाक है। ओथेलो का अगला डायलॉग है, आई विल टियर हर ऑल टू पीसेस। कहता है जब उसको भरोसा हो ही जाता है तो कहता है कि मैं उसको टुकड़ों में काट दूंगा या डेस्डिमोना को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आउट ऑफ जेलसी गुस्से में ये बोलता है। अगला डायलॉग, टू पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ये ओथेलो बोलता है डेस्डिमोना को मारने से पहले। पहला जो है टू पुट आउट द लाइट का मतलब जो कैंडल्स जल रही हैं उसके बेडरूम में उनकी बात हो रही है, और दूसरा पुट आउट द लाइट का मतलब है कि जो लाइफ है डेस्डिमोना की उसकी ज़िंदगी में, उसकी आत्मा की बात कर रही है कि पहले तो मैं वो लाइट बुझाऊँगा बेडरूम वाली मतलब मोमबत्तियों की, और दूसरी जो लाइट है वो बुझाऊँगा डेस्डिमोना की आत्मा की या उसकी ज़िंदगी की, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर दूँगा या उसको मार दूँगा। तो यहाँ पे एक अलंकार होता है पन, वैसे एक हर शब्द का दूसरा मतलब होता है पन, आपने पढ़ा होगा PUN। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। अगला है अ गिल्टलेस डेथ आई डाई। ये वाला जो डायलॉग है डेस्डेमोना का डायलॉग है अंत में, जब वो मरने से पहले बोलती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे हैमलेट से पूछ लेते हैं कि व्हाट आर हिज लास्ट वर्ड्स, तो द रेस्ट इज साइलेंस हैमलेट के वर्ड्स हैं। उसी हिसाब से ये जो वर्ड्स हैं लास्ट ये हैं डेस्डेमोना के, अ गिल्टलेस डेथ आई डाई, कि मैं गिल्ट, मेरे पास अब मरने का कोई गिल्ट नहीं है क्योंकि मैं सुकून से मर रही हूँ। ये अगला डायलॉग ओथेलो का है, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। अपने बारे में कहता है, उसको एहसास हो जाता है अपनी गलती का, तब कहता है कि लव्ड नॉट, प्यार तो बहुत कुछ किया है लेकिन उसने वाइजली प्यार नहीं किया, मतलब डेस्डेमोना को उसने प्यार तो किया लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम नहीं किया और उस यागो की बात पे भरोसा करके उसको मार दिया। अगला एमिलिया, आई नथिंग बट टू प्लीज हिज फैंटेसी। ये बात बोलती है जब कहती है कि मैंने जो रूमाल चुराया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी फैंटेसी को मतलब खुश करने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं पता था कि बार बार मुझसे रूमाल चुराने के लिए क्यों कह रहा था यागो। मैंने तो बस रूमाल उसकी फैंटेसी को प्लीज करने के लिए किया था। ये ओथेलो लास्ट में बोलता है, वो कर्स्ट कर्स्ट स्लेव विप मी ये डेविल्स। वो कहता है दुष्टों मुझे मारो, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ क्योंकि मैंने इतना गंदा काम किया, अपनी इतनी अच्छी बीवी, इतनी फेथफुल बीवी, इनोसेंट बीवी को मार दिया। तो ये रिग्रेट वर्ड्स हैं ओथेलो के। तो ये था इस प्ले का सारांश जो कि मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन like, subscribe and share the channel, and let's meet in the next video. Thanks for watching.